हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपके पास में इंफॉर्मेशन आ गई होगी। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूपी और यूएमएस जो कि आपकी सैफई इटावा यूपी की वैकेंसी है। ये इटावा में है और सैफई की ये वैकेंसी है। ये आपकी मेडिकल कॉलेज है, उसकी वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। जो वैकेंसी है वो आपकी स्टाफ नर्स की है और ये नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी बेस्ड आपकी होने वाला है एग्जाम, और जो कि 2022-23 का ये सेशन है। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अब डिटेल में क्या क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये जो फॉर्म है वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे आपके, और जो एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 2022-23 का सेशन है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो आपका 7th पे मैट्रिक्स रहने वाला है, यानी जो बेसिक है वो आपकी 44,900 से 1,42,400 तक आपकी रहने वाली है। यानी आपकी जो इसमें सैलरी है वो अच्छी खासी आपकी सैलरी रहने वाली है। यानी आपकी बेसिक रहने वाली है 44,900 प्लस सारे आपको अलाउंस मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी 70,000 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी आपको पर मंथ इसके अंदर मिलने वाली है जी। बहुत अच्छी सैलरी है और ये स्टार्टिंग है 44,900 पे सारे आपको अलाउंस मिलेंगे इसके ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है, तो उसके अंदर क्या चाहिए इनको। पहला ऑप्शन है इनके पास में कि बीएससी नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग हो वो आपकी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट है वो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। किससे होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और या फिर हम आपके पास में हो बीएससी पोस्ट बीएससी, जो कि आपकी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट। और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि कोई भी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें कि बीएससी के अलावा पीएससी और पोस्ट बीएससी के अलावा और कौन एलिजिबल है, तो उसके अलावा जीएनएम भी उसके लिए एलिजिबल है। जो जनरल नर्सिंग वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अब इसके लिए बात करें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन और स्टेट नर्सिंग काउंसिल फिर बोर्ड ऑफ काउंसिल, ये आपकी स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। और जो उसके साथ में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। उसके साथ में आपसे इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। जैसा कि मैं थोड़ा सा इसको आगे चलाता हूँ, तो इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। जो जीएनएम जो बीएससी या पोस्ट बीएससी है उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, उनके लिए ये फ्रेशर हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस कितना मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आपका 50 बेडेड का है तो भी चल जाएगा। आपका रजिस्टर विद कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी, यानी रजिस्टर हॉस्पिटल होना चाहिए वो आपका, तो उसका एक्सपीरियंस आपका 50 बेडेड का भी चल जाएगा, जो कि आपका आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद में रिमार्क दे रखा है, तो उसमें देखिए क्या दे रखा है, द रिक्वायर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज इन अबोव इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया। जो आपका ये 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो एसेंशियल क्राइटेरिया है। एंड to be valid and experience shall must be acquired after obtaining essential qualification, example after completing residency period of course, declaration of result, रजिस्ट्रेशन विद स्टेट। यानी आपके रिजल्ट के बाद में जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए उसके बाद से ये आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, और ये आपका वैलिड होना चाहिए। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने दे रखा है एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो क्या क्या एज से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, तो सबसे पहले जो 18 से 40 साल के बीच में है वो सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 40 साल तक ये एलिजिबल क्राइटेरिया है। यानी आपकी मोस्ट ऑफ एग्जाम में 30 ईयर तक मानते हैं, प्लस जो आपका जो भी कैटेगरी वाइज आपका रिजर्वेशन होता है वो अलग से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 40 ईयर दिया, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग अभी भी मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ में हम बात करें जो आपकी एज है वो आपकी 1 जनवरी 2023 से आपकी काउंट होगी, यानी यहाँ तक काउंट होगी। यहाँ तक एज जिनकी 40 ईयर तक है वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद में कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जो भी एससी एसटी ओबीसी या फिर अदर कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द एज
अपर एज विल बी एज हाई स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अकॉर्डिंग ये इनको सबको जो है क्राइटेरिया जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर, जो गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय है जिसने कम से कम 3 साल की, कम से कम मतलब 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 3 साल से कम नहीं है, रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस इन रिलेवेंट फील्ड, जो भी इस रिलेवेंट फील्ड में कंटिन्यूस और रेगुलर है उनको आप अलग से 5 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डायरेक्ट एंट्री पोस्ट, जो आपकी डायरेक्ट एंट्री पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की है वो आपकी यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और है, जो कि ही सी शैल बी अलाउड टू deduct the period of his service in armed force for his actual age and the resultant age does not exceed the maximum age prescribed for the post। ये आपका जो आर्म वाले हैं उनके लिए अलग से कुछ रिजर्वेशन है। फिर हम आगे चलते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 220 है, 220 आपकी वैकेंसी है, 220 वैकेंसी है, जिसमें बात करें जो एससी कैटेगरी की वैकेंसी है वो 46 है आपकी, 46 आपकी एससी कैटेगरी की है। एसटी के लिए यहाँ पे सिर्फ 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 60 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 22 वैकेंसी है। उसके बाद में जो अनरिजर्व्ड है वो आपकी 88 वैकेंसी है, तो टोटल आपकी 220 वैकेंसी है। इसके अंदर बात करें जो आपके 4% दिव्यांगजन के लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% और डिपेंडेंट के लिए 2% है। उसके बाद में हम आगे बात करें इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये आपका एम्स वाला इन्होंने फंडा अपना लिया है, एम्स के जैसे इन्होंने भी कर दिया है। अभी तक गवर्नमेंट में नहीं था लेकिन ये एम्स के बाद में सब गवर्नमेंट भी ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट में अभी तक बात करें सेंटर में अभी तक ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, लेकिन एम्स के अंदर है, एम्स ऑटोनोमस बॉडी है उसके अंदर है, तो सेंट्रल के अभी तक नहीं है, लेकिन ये स्टेट वाले अभी देखो उसको अप्लाई कर रहे हैं। 80% सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल, यानी जो आपकी 80% है वो आपकी फीमेल के लिए है और 20% आपकी मेल के लिए है रिजर्व है, यानी आपका 80-20 रेशियो इसके अंदर लागू होगा। जी हाँ, ये 80-20 इसके अंदर रेशियो लागू है, जो कि आपका एम्स के अंदर है। एम्स के जैसे इन्होंने भी इस चीज़ को अडॉप्ट करा है, जो कि बहुत मेल कैंडिडेट के लिए बहुत गलत है। चलिए चलते हैं आगे। द ST, SC and other OBC and EWS and other category horizontal reservation will be admissible as per the periodic existing order of government of उत्तर प्रदेश। ये आपका जो रिजर्वेशन है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अकॉर्डिंग सब कैटेगरी को अलग अलग मिलने वाला है ही। उसके बाद में हम एप्लीकेशन फीस की बात करें, तीसरे नंबर का पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो यूआर है उनके लिए 2000 फीस रखी गई है, प्लस जीएसटी आपका 360 है, टोटल आपका 2360 आपको पे करना है यूआर कैटेगरी के लिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 2000 प्लस 360 यानी सेम 2360 आपको पे करना है। SC ST कैटेगरी के लिए आप बात करें तो सिर्फ 1200 रुपए का यहाँ पे फीस रहने वाली है, साथ में 216 रुपए आपकी जीएसटी है, टोटल 1460 यानी 1416 रुपीज आपको पे करना है। उसके बाद में जो भी आपकी बात करेंगे जो कैंडिडेट हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर हैं, जैसे जो भी दिव्यांग वगैरह जो हैं उनको पे अपनी जो कैटेगरी ओरिजिनल कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग करना है। जैसे कोई भी हैंडीकैप्ड है वो यूआर कैटेगरी से है तो उसको 2000 रुपये फीस पे करनी है, और ओबीसी वालों को 2000 करनी है जो जीएसटी मिला के, और SC ST को ये 1416 पे करना है। इस तरह से आपको पे करना है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट है वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, जब भी इनको करवाने का एडजस्टमेंट हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी अभी तक इसके एग्जाम की डेट नहीं आई है। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की क्या प्रोसेस रहने वाली है। पहला ऑप्शन है कैंडिडेट के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और फिलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल इन द फॉर्म, आपको फॉर्म के अंदर आपकी जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो भरनी है। अपलोड स्कैन्ड फोटो सिग्नेचर एंड अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको अपलोड करने हैं, पेमेंट करना है, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल कंडीशंस कुछ हैं वो इस तरह से हैं
the aspiring applicants satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application only through online mode। यानी आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, जो कि आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। UPUMS वेबसाइट है आपकी, upums.ac.in पे आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जो कि आप 20/1/2023 यानी 20 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 9 फरवरी 2023 है रात को 12 बजे तक। तो ये आपको जल्दी से फॉर्म फिल कर देना है। मैं इसका वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो कैसे फॉर्म फिल करना है तो वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी फिलहाल इसके अंदर देख लो क्या क्या इन्होंने कंडीशन रखी हैं। तो all applicant are advised to keep the copy of registration slip with them along with proof of payable payment for their record correction in registration form will not be considered। जी हाँ, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरो तब आपको अच्छे से सारी फिलिंग है वो आपको अच्छे से कर लेनी है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका फॉर्म है वो अपने पास में रखना है, और पेमेंट की रिसिप्ट है वो भी आपको अपने साथ में रखनी है, प्रूफ रखना है। आपके कोई करेक्शन की रजिस्ट्रेशन जो करेक्शन है उसके लिए कुछ भी ये बता रहे हैं कि आपको कंसिडर नहीं करेंगे, फॉर्म को रजिस्टर करेक्शन नहीं करेंगे, तो आप सही से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सही से भर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट आगे दे रखा है, नेक्स्ट क्या है, पोर्टल ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी क्लोज बाई 12 बजे रात को 9 फरवरी 2023, यानी जो आपकी एप्लीकेशन है ऑनलाइन फिलिंग की वो 9 फरवरी को 12 बजे रात को बंद कर दी जाएगी। एप्लीकेंट हु फेल टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन stipulated date and time will not be considered, no correspond in this regard will be entertained। यानी अगर उसके बाद में अगर आप कुछ चाहते हो तो आप कुछ चेंज नहीं होने वाला है, आपको उससे 9 तारीख से पहले जो करना है वो सब कर लेना है। फिर आगे हम बात करें, those applying in response to this advertisement should satisfy themselves regarding the eligibility of the post। selection of candidate will be based on the category applied based on their merit list of category। यानी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप पहले सब कुछ चेक कर ले, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। मेरिट लिस्ट लास्ट में आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग एडमिट कार्ड डाउनलोडेड from UPUMS website at the time of computer based online examination and must sign in the presence of invigilator during the examination and same should be bought during document verification। यानी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको UPUMS की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके आपको साथ में वो लेके जाना है, तब आपका एग्जाम होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। जैसा कि ये तो नॉर्मल बात है, सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको उसके ऊपर एडमिट कार्ड के ऊपर आप इन्विजिलेटर है उसके साइन होनी चाहिए, और वो आपको साथ में रखना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब आपको साथ में वो लेके जाना है। Original certificate documents of qualified candidate will be verified by UPMS on the basis of computer-based online examination। The provisionally qualified candidate will be required to produce original certificate along with 2 set of self-attested photocopies। यानी आप जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके पास होने चाहिए। ये वेरीफाई करेगा UPMS, ये वेरीफाई करेंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आओ तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, साथ में आपको 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेके आनी है। सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के हस्ताक्षर करके, खुद के सिग्नेचर करके आपको फोटोकॉपी लेके आनी है। 2 सेट आपको फोटोकॉपी के लेके आने हैं, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं। एनी डिस्प्यूट इन द रिगार्ड एनी मैटर रिफर्ड टू हेयर इन shall be subject to the jurisdiction of ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी डिस्प्यूट पाया जाता है, कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो हाई कोर्ट इलाहाबाद के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, in anticipation of huge number of applicant security and eligibility criteria etc may not be undertaken at the time of computer based examination, therefore the application are accepted provisionally only। the candidate are advised to go through the requirement of educational qualification age etc and satisfy themselves they are eligible and recruitment rules respective institute before applying। candidature will cancel in any stage any information of claim not found substitution। यानी आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं भरना है। आपको एग्जाम होने के बाद में आपकी ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है, और कुछ भी गड़बड़ पाई तो आपका कैंसिल कर सकते हैं। ये इसके अंदर दे रखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। Based on the declaration made by the candidate in their online registration form, they will be provisionally eligible to appear for the
computer based online examination. However, a preliminary scrutiny will be made based on the information provided in the application form before declaration of CET score. All selection will be made in order to merit as per CET score in category applied for. Qualified candidates are subjected to multi-stage document verification of certificate in online offline mode by UPMS FI. If anyone is found not fulfilling the prescribed qualification experience in any stage of eligibility criteria at the recruitment rule at any stage process, his candidature will be treated as the cancel. यानी आपके कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, इसके अंदर बस ये नॉर्मल चीज़ें दे रखी है। जो वैकेंसी के नंबर है वो आपकी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो कम कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। तो ये अभी तक 220 रखे, लेकिन कम ज़्यादा ही अपने हिसाब से कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC PWD कैंडिडेट को जो है कैटेगरी को जो आपकी यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, जो भी आपका रिजर्वेशन है, फिर बाद में आपके PWD जो भी हैं उनको सबकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए स्पेशल उन्होंने दे रखा है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में उन्होंने देखा, द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC will be considered subject to submission the valid caste certificates issued by the competent authority. The certificate for OBC candidate must be issued after 30 June 2022. The certificate issued before this date will not be accepted. यानी जो OBC कैटेगरी के पर्सन्स हैं उनको, उनके लिए स्पेशल है ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो 30 जून 2022 से पहले का इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना है तो जल्दी से फटाफट इसको रिन्यू करवा लीजिए। ये आपका 1-2 दिन का काम है, तो इसको रिन्यू करवा के ही आप फॉर्म भरना, उसके बाद का वैलिड नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC EWS SC ST PWD etc during document verification as when required to produce the same, the candidature will be cancelled. All candidates are advised to obtain required valid category certificate in advance to avoid cancellation of candidates एट द एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो आपको जो कैटेगरी वाइज आपने फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चार्ट, जो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दे रखा है। लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सर्टिफिकेट शोइंग बर्थ डेट ऑफ बर्थ एंड कास्ट सर्टिफिकेट if applied under SC ST OBC EWS category issued by competent authority, disability certificate, education qualification certificate and mark sheet like high school, intermediate, professional qualification etc, और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एनी सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट, और भी जो भी कोई सर्टिफिकेट है जो आप दिखाना चाहते हो वो भी, और दोज हु आर एम्प्लॉयड विद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट PSU, जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC उनको प्रोड्यूस करनी है। जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको लेके आनी है। फेलियर टू सबमिट NOC विल लीड द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर आप NOC नहीं लेके आओगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय करंट एम्प्लॉयर एंड प्रॉपर रिलीविंग लेटर इन ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर में बी कंसिडर्ड एज द इम्प्लाइड NOC। यानी आपको जो NOC है वो लेके आनी है। अगर आप नहीं लेके आओगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद में इन्होंने 10 नंबर का पॉइंट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अंदर इन्होंने देखा पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या पैटर्न और स्कीम रहने वाला है वो दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको ध्यान से सुनिए, स्किप मत करना। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो इस तरह से होने वाला है। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो आपका 3 घंटे यानी 180 मिनट का 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर आपको 200 MCQ देंगे और जो 600 नंबर के होंगे। यानी एक जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। एक क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। आपको ये ध्यान रखना है। जो आपका एग्जाम है वो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में होने वाला है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और जो टोटल जो क्वेश्चन है 200 में से 170 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आने वाले हैं, यानी 170 MCQs विल बी रिलेटेड टू योर नर्सिंग सब्जेक्ट एंड 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। आप जनरल नॉलेज की हमारे, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्लासेस अपडेट होती हैं, तो आप डेली वो क्लास देख सकते हैं। उसके अलावा मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस चलती हैं, तो वो आपको जरूर देखनी है, वो बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है।
तो जरूर जरूर देखें। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है जो कि आपकी 1/3 होने वाली है। यानी आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो आपके एक क्वेश्चन के एक जो सही क्वेश्चन था उसके आंसर कट कर दिए जाएंगे, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग, सॉरी 1/3 मार्क आपका जो 1/3 मार्क्स है वो आपका डिडक्ट होने वाला है, ना कि एक क्वेश्चन गलत होने वाला। तो आपका नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में आगे देगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी 50% और 45%। 50% है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 45% एससी और एसटी के लिए। यानी आपको इतना तो कम से कम स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर नहीं आओगे। फिर बाद में अगर कुछ टाइज हो जाती हैं तो उनको कैसे रिजोल्व करने वाले हैं, तो उसके बारे में देखा। जैसे किसी के बराबर नंबर आ जाए तो उनका क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जो बड़ा है उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर अगर यहाँ पर भी दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम हुई तो वो देखेंगे कि कितने रॉन्ग आंसर किए हैं। जिसने ज्यादा रॉन्ग आंसर किए हैं उसको बाद में, और जिसने कम रॉन्ग आंसर किए हैं उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर यहाँ पे भी सोल्व नहीं हुई तो फिर वो लास्ट में देखेंगे जो मार्क्स हैं, डिग्री और डिप्लोमा के मार्क्स हैं वो काउंट करेंगे, जिसके ज्यादा आएंगे उसको प्रायोरिटी देंगे। और यहाँ से भी रिजॉल्व नहीं होता है तो जो कोर्स कंप्लीशन की डेट जिसने पहले नर्सिंग करी हो उसको प्रायोरिटी देंगे। मेरिट लिस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू सीईटी स्कोर। जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी सीईटी स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी आएगी। उसके बाद जो सिलेबस की बात करें, क्या क्या सिलेबस रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर ये चीज भी। तो सिलेबस है वो सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जनरल इंग्लिश है, उसके 10 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जो कि आपको पता है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 30 नंबर के हो जाएंगे। ये आपको फिक्स है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है ही। उसके बाद में हम बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, आपका 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और रीजनिंग एंड मैथ के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है उसके भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। सीएचएन के आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और साइकेट्रिक के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओबीजी ऑप्स गायनी के आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ में प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वार्ड मैनेजमेंट से आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो आपकी फंडामेंटल है उससे आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल इस तरह से 200 क्वेश्चन 600 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इसका सिलेबस था, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई for the recruitment on the post of staff nurse as detail given above are required to apply online common eligibility test conducted by UPMS FI Itawa on the website। ये आपका एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम। तो इस तरह से इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको हमने बता दी है। इसके अलावा कुछ आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाए उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके पास में वीडियो आ जाएगा उसका फॉर्म भरने का, कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।